नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने वाले हैं। आपको ज्ञात होगा कि इतिहास के 3 हिस्से हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। लेकिन आज हम जिसकी शुरुआत करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है भारत पर अरबी आक्रमण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे फिर वो आर्मी लेवल हो, चाहे फिर एसएससी लेवल हो, एसएससी में चाहे फिर आपका जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, चाहे फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, और विशेष तौर पर कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो, तो सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में और भविष्य में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत पर अरबी आक्रमण। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत पर अरबी आक्रमण, इसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये अरब क्या है जिन्होंने हम पर हमला किया। तो ये जो अरब है, अरब का अर्थ होता है ललित कथन। और जो अरब का जो मुख्य व्यवसाय है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय है व्यापार और पशुपालन। तो मुख्य व्यवसाय व्यापार और पशुपालन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कि अरब जो है वहां पर भूमि जो है उपजाऊ नहीं है। भूमि उपजाऊ नहीं है। तो अरब की भूमि उपजाऊ नहीं है क्योंकि यहाँ वर्षा इतनी नहीं होती, और जब भूमि उपजाऊ नहीं है तो स्वाभाविक है यहाँ पे कृषि भी आसान नहीं होगा। और जब कृषि आसान नहीं होता है तो यहाँ के जो इंसान थे वो पशुपालन कर कर ही अपना गुजारा चलाते थे। हमें मालूम है कि जो अरब है, अरब प्राचीन समय में मतलब 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास जो अरब है ये बहुत सारे कबीलों में बटा हुआ था। और जो कबीलों में बटा हुआ था, ये कबीले के जो लोग थे आपस में लड़ाई भी लड़ते थे, क्योंकि ये जमीन के कब्जे के लिए आपस में लड़ाई करते थे और चारागाह के लिए भी लड़ते थे, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन ही है और इनका व्यवसाय में एक व्यापार भी है। हम प्राचीन भारत में अक्सर ही पढ़ते रहे हैं कि भारत और अरब के बीच, अरब और भारत के बीच व्यापारिक संबंध रहे हैं। कैसे संबंध रहे हैं? व्यापारिक संबंध रहे हैं भारत और अरब के बीच। हमने ये प्राचीन भारत में काफी बार सुना है। और जो अरब के लोग थे, ये अरब के लोग भारत के पश्चिमी तट पर, इसी मान लीजिए भारत का पश्चिमी तट है, ये क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। तो भारत के पश्चिमी तट पर ये व्यापार करने आते थे और अरब से कुछ चीजें भारत लेकर आते थे और भारत से कुछ चीजें अरब लेकर जाते थे। जैसे भारत से क्या लेकर जाते थे? आपने देखा होगा चंदन, काली मिर्च, कपड़े, ये सब लोग अरब लेकर जाते थे। और अरब से क्या लेकर आते थे? शराब हो गई, तलवार हो गई, रेशमी कपड़े हो गए। तो सामानों का आदान प्रदान होता था। तो हमारे इनके साथ अच्छे संबंध थे। अब आप ये सोचेंगे कि जब हमारे साथ इनके व्यापारिक संबंध थे तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हम पर हमला कर दिया। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहीं से होती है, अरबी आक्रमण से। तो आइए अब हम समझने की प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हम पर हमला किया। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे स्रोत। क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? स्रोत। स्रोत मतलब है सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानकारी कहां से मिलती है कि भारत पर अरबियों ने या अरब ने आक्रमण किया।
अरबी मुसलमान थे। तो अरबी मुसलमान ने हम पर हमला किया, इसका हमें सोर्स कहाँ से मिला या स्रोत कहाँ से है, तो हम बताएंगे एक ग्रंथ है, और जिस ग्रंथ का नाम क्या है, चचनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पर जो अरबी आक्रमण है इसका हमें किस पुस्तक या किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे चचनामा। और जो चचनामा है ये एक अरबी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अरबी ग्रंथ है, और इसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? अज्ञात व्यक्ति ने। ये माना जाता है शायद ये जो अज्ञात व्यक्ति है कोई एक सैनिक रहा होगा जिसने चचनामा लिखी है। लेकिन कहीं पर आपको ये पढ़ने को मिल जाता है कि जो चचनामा है ये अली अहमद ने लिखी, लेकिन जो सही मायने में माना जाता है वो यही है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया है चचनामा, जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत पर अरबी आक्रमण हुआ था 712 एडी में। तो एक तो हमने सबसे पहले समझा सोर्स। दूसरा अब हम क्या समझेंगे? अब दूसरा हम ये समझेंगे उद्देश्य, कि आखिर क्या उद्देश्य रहा कि इन्होंने हम पर हमला किया। तो उद्देश्य में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला धन को लूटना इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, कि धन को लूटना ही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा जिसके चलते इन्होंने भारत पर हमला किया। धन को लूटना, देखिए ऐसा किया, मैंने आपको बताया कि अरब के लोग पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे, और जब वापस जाते थे तो अरब में जाकर ये अरब जो व्यापारी थे ये भारत की गाथा सुनाते थे, और जब भारत की गाथा सुनाते थे तो वहां के लोग प्रेरित हुए भारत पर हमला करने के लिए, क्योंकि भारत के साथ बहुत सारा धन था, तो इसी से वो प्रेरित हुए। तो धन को लूटना इनका उद्देश्य रहा। दूसरा, साम्राज्य का विस्तार, ये भी इन्हीं का उद्देश्य है। और तीसरा, इस्लाम का प्रचार, तो इस्लाम का प्रचार भी करना इनका उद्देश्य रहा है। लेकिन जो सबसे मेन उद्देश्य माना गया वो धन को लूटना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य रहा। सोर्स हमने पढ़ लिया है, स्रोत क्या रहा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण, कि तत्कालीन कारण क्या रहा। जैसे हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के तो बहुत सारे कारण रहे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या रहा? गाय और सूअर की चर्बी से बने जो कारतूस थे वो 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण थे। अब हम समझने वाले हैं ये जो अरब आक्रमण हुआ है इसका तत्कालीन कारण क्या रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तत्कालीन कारण को समझने से पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहां पर एक राज्य है गुजरात। तो ये तो क्या हो गया है? ये हो गया है भारत। और यहीं पर हिंद महासागर में क्या मौजूद है? हिंद महासागर में मौजूद है श्रीलंका, जिसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। यहीं पर आपको इस भारत के बिल्कुल ऊपर यहां पर एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसे कहते हैं सिंध। पहले तो सिंध भारत का हिस्सा था, है ना, लेकिन अब ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहां जो क्षेत्र दिखाई देगा वो आपको सिंध दिखाई देगा, और यहां इस सिंध के बिल्कुल बगल में आपको अरब दिखाई देगा जिन्होंने हम पर हमला किया है। तो ये आपको अरब दिखाई देगा। तो अरब, सिंध, भारत और श्रीलंका। अब तत्कालीन कारण को हम समझने का प्रयास करें तो देखिए है क्या मेरे प्यारे बच्चों। तत्कालीन कारण क्या है? देखिए, कहा जाता है श्रीलंका, इस श्रीलंका से कुछ जहाज श्रीलंका से
कहां जा रहे थे? अरब जा रहे थे। और अरब जो है, इस अरब में इराक है और इराक के गवर्नर, या मैं कह दूं इराक का जो बादशाह है, मेरे प्यारे बच्चों, इराक के गवर्नर या बादशाह जिनका नाम है अल हज्जाज, तो कहते हैं श्रीलंका से अरब, है ना, कुछ शाही जहाज अरब जा रहे थे। और अरब में कहते हैं कि इराक के गवर्नर अल हज्जाज और खलीफा के लिए जा रहे थे। इन्हीं जहाज जो अरब जा रहे थे, इसके अरब जाने के बीच में एक क्षेत्र आता है, सिंध क्षेत्र। ये सिंध क्षेत्र है, तो ये जहाज यहीं से जा रहे थे। और इसी सिंध क्षेत्र में कहते हैं जो जहाज जा रहे थे, इन जहाज में से 8 जहाज, कहीं पर आपको मिलता है 8 जहाज की संख्या दी जाती है कि 8 जहाज को लूटने का काम इस सिंध क्षेत्र में किया गया, जो श्रीलंका से अरब जा रहे थे इराक के बादशाह अल हज्जाज और खलीफाओं के लिए। जिन जहाजों में उपार रखे हुए थे, उपार, बहुत सारे उपार रखे थे इसमें जहाज में। और सिंध क्षेत्र का जो राजा है, उस राजा का नाम क्या है? दाहिर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? दाहिर। और दाहिर एक हिंदू शासक है। कैसा शासक है? एक हिंदू शासक है। तो देखिए, ये सब घटना यहीं से घटी कि सिंध क्षेत्र में इन 8 जहाज को लूटने का काम किया गया। और लूटे किसने? डाकुओं ने। और सिंध क्षेत्र में लूटे गए। और सिंध का राजा कौन? दाहिर। और दाहिर कैसा शासक है? एक हिंदू शासक है। और इस सिंध में कौन सा वंश है? किस जाति का वंश है? तो ब्राह्मण वंश है। आपको यह ज्ञात होगा कि इस सिंध क्षेत्र में ब्राह्मण वंश की जो नींव है वो किसने रखी? चाच ने। तो चाच नामक व्यक्ति ने इस सिंध क्षेत्र में ब्राह्मण वंश की नींव रखी। इस चाच के बाद एक शासक आए चंद्र, और चंद्र के बाद आए राजा दाहिर। हम उसी राजा दाहिर की बात कर रहे हैं जो एक ब्राह्मण वंश से संबंधित है और एक हिंदू शासक है। जिस समय ये जहाज लूटे गए वो सिंध का राजा था। अब आ जाओ यहां पर अल हज्जाज पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बात इराक के बादशाह या गवर्नर को पता चली कि हमारे जहाज लूट लिए गए जो हमारे लिए आ रहे थे, तो जब ये पता चला कि इसे सिंध में लूटा गया, तो जो अल हज्जाज है, अल हज्जाज ने एक पत्र लिखा। किसको? राजा दाहिर को। तो राजा दाहिर को एक पत्र लिखा कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज लूटे गए हैं, तो इसका मुआवजा भी आपको देना होगा, और प्लस में जिन्होंने लूटे हैं उनको, उन डाकुओं को भी पकड़ना होगा। तो राजा दाहिर ने भी जवाब दिया कि देखिए, जिसने लूटा, जो लूट के चले गए, हमें कुछ नहीं पता। जिन्होंने लूटे वो मेरी प्रजा में नहीं आते हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपके जहाज थे, वो आपको ही देखना है कि किसने लूटे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जब राजा दाहिर ने इराक के गवर्नर को जब ये जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता किसने लूटे, तो अल हज्जाज को गुस्सा आ गया। गुस्सा किस बात का आया? कि हमारे जहाज आपके क्षेत्र में लूटे गए, तो आप कैसे राजा हैं जब आप यही पता नहीं कर सकते हो कि जहाज किसने लूटे। तो फिर कहते हैं अल हज्जाज ने राजा दाहिर मतलब सिंध क्षेत्र पर हमला करने की योजना बनाई। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं सिंध क्षेत्र पर आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण। तो देखिए, 711 ईस्वी में सबसे पहला हमला किया गया। और 711 ईस्वी में जो हमला किया गया वो किया गया उबैदुल्ला की अगुवाई में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस घटना के बाद जो सबसे पहला हमला किया गया सिंध क्षेत्र पर, वो 711 ईस्वी में
उबैदुल्ला की अगुवाई में किया गया और ये जो हमला किया गया ये हमला असफल रहा। क्या रहा? असफल। और यहीं पर उबैदुल्ला मारा गया। तो स्वाभाविक है अल हज्जाज को और गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे जहाज लूट लिए और दूसरा हमने जिसको भेजा उसको भी मार दिया गया। इसके बाद एक प्रयास और किया गया 711 ईस्वी में ही, और 711 ईस्वी में इस बार बुदेल की अगुवाई में हमला किया गया। और यह हमला भी मेरे प्यारे बच्चों कैसा रहा? असफल। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अल हज्जाज की बार बार किरकिरी होती रही कि जहाज भी लूट लिए गए, आपने 2 हमले किए भारत में 711 ईस्वी में, दोनों असफल साबित हो गए, एक बार उबैदुल्ला और एक बुदेल की अगुवाई में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 711 ईस्वी में जो मिशन भेजे गए भारत पर हमला करने के लिए, एक प्रकार से जो जिनको भेजा गया वो सब के सब असफल रहे हैं। 711 दोनों भेजे गए, 711 उबैदुल्ला और बुदेल की अगुवाई में। जब ये दोनों असफल हुए तो फिर तीसरा जो हमला किया गया वो मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में किया गया, जो एक सफल अरबी आक्रमण भारत पर माना गया। तो अगर आपसे पूछे पहला सफल अरबी आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो फिर तीसरा जो हमला है वो मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर नरसंहार किया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो भारत पे जिनकी आयु 17 वर्ष से ऊपर थी, कुछ स्थानों पर जहां पर 17 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे थे, उन सबको मरवा दिया जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ये मोहम्मद बिन कासिम वही व्यक्ति है जिसने देवल में 3 दिनों तक नरसंहार किया। ये मोहम्मद बिन कासिम वही है जिसने भारत पर सबसे पहले जर्जर लगाया सिंध वासियों के लोगों पर। तो अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 695 ईस्वी में। और जो अल हज्जाज है, अल हज्जाज का दामाद है। ये मैं दामाद भी कह सकता हूं और भतीजा भी कह सकता हूं, क्योंकि कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो लालन पालन है वो इन्हीं के ताऊ अल हज्जाज ने किया है, और अल हज्जाज की पुत्री की शादी भी इन्हीं के साथ हुई, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसलिए ये अल हज्जाज के भतीजे भी हुए और दामाद भी हुए मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान। तो भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान है, जबकि जो 711 में बुदेल और अबूदिल्ला की अगुवाई में जो हुआ वो असफल था। तो अब हम मोहम्मद बिन कासिम के ही आक्रमण की बात करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोहम्मद बिन
कासिम के आक्रमण कि किस प्रकार इसने आक्रमण किए। ठीक है, तो देखिए ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने सबसे पहले मकरान पर हमला किया। मकरान पर हमला, और मकरान पर हमला करने के बाद इसने मकरान को जीता, और फिर मकरान के बाद इसने हमला किया देवल पर विजय। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम हमला करते हुए भारत की तरफ आ रहा है, और इसने सबसे पहले मकरान जीता, मकरान के बाद इसने देवल पर हमला किया। और मेरे प्यारे बच्चों, देवल जो है, ये देवल एक बंदरगाह है। क्या है? देवल एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह किस क्षेत्र में आता है? तो सिंध क्षेत्र में आता है। तो काफी बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि बताइए देवल बंदरगाह किस क्षेत्र में, तो बताएंगे सिंध क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह बताता हूँ जो प्राचीन भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। जैसे एक आप याद करिए, सोपारा बंदरगाह। ये सोपारा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। एक आप याद करिए भरतकच्छ बंदरगाह, ये गुजरात में है। एक आप याद कर सकते हैं ताम्रलिप्टी बंदरगाह। ये जो ताम्रलिप्टी बंदरगाह है, ये बंगाल में, या मैं कह सकता हूं कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है ताम्रलिप्टी बंदरगाह। तो ये चार बंदरगाह आप याद कर सकते हैं। देवल कहाँ है, सोपारा कहाँ है, बरगकच्छ कहाँ है, ताम्रलिप्टी कहाँ है। ठीक है, तो देवल बंदरगाह पर इसने हमला किया और विजय इसने प्राप्त की यहाँ पर। तो कई बार आपसे पूछ लेता कि देवल बंदरगाह जो है, या देवल पर इसने कब विजय प्राप्त की, तो कहीं पर आपको 711, तो कहीं पर आपको 712 मिलेगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब हमला किया, तो आप बताते हैं 712 AD में। ठीक है, और यही कहते हैं कि देवल पर इसने 3 दिनों तक नरसंहार भी किया है। और देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम किस पर विजय प्राप्त करेगा? फिर विजय प्राप्त करेगा नेहरून पर। तो देवल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नेहरून पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और नेहरून जो है, ये नेहरून एक बौद्ध भिक्षुक की संख्या ज्यादा थी। तो यहां पर जो है, ये बौद्ध भिक्षुक की संख्या ज्यादा थी। ये कहते हैं कि जो बौद्ध है, ये जो बौद्ध भिक्षुक है, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, ये मोहम्मद बिन कासिम का साथ दे रहे थे। और नेहरून पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक की संख्या ज्यादा है, तो कहते हैं कि इन्होंने कोई युद्ध इनके साथ नहीं किया, ये शांति प्रिय रहा। तो नेहरून पर भी इन्होंने एक प्रकार से विजय प्राप्त की। और नेहरून के बाद इन्होंने कहां पर विजय प्राप्त की? फिर इन्होंने सहवान पर विजय प्राप्त की, सहवान पर विजय। और फिर इन्होंने सहवान पर विजय प्राप्त की, और सहवान के बाद इन्होंने विजय किस पर प्राप्त की? तो सहवान के बाद शीशम के जाटों पर। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो मोहम्मद बिन कासिम में पहले मकरान को जीतता है, फिर देवल पर हमला करता है, फिर देवल पर विजय प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि देवल पर जब हमला किया, तो जो राजा दाहिर है, वो पश्चिमी सीमा को छोड़ पूर्वी सीमा की तरफ चले गए थे। और जो देवल है, वहां पर राजा दाहिर जो है, उसका भतीजा सुरक्षा कर रहा था, और जो मोहम्मद बिन कासिम है, वो भी भतीजा ही था अल हज्जाज का। तो कहते हैं दोनों के भतीजे देवल पर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वो देवल को बचा नहीं पाए। और फिर नेहरून पर आए, नेहरून पे बौद्ध भिक्षुक की संख्या ज्यादा थी, और फिर सहवान पर विजय प्राप्त की, और शीशम के जाटों पर विजय प्राप्त की। और फिर ये अब जो हमला होगा वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
वो है राजौर का युद्ध। किसका युद्ध है? राजौर का। इसे कई जगह आप लिखा मिल सकता है रावर का युद्ध, या कई जगह लिखा मिल सकता है ब्राह्मणवाद का युद्ध। तो मान ली हम जो मान के चलते वो राजौर का युद्ध है। ये जो राजौर का युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच ये युद्ध हुआ है। और कहते हैं राजौर का जो युद्ध है इसमें राजा दाहिर की हार हुई और राजा दाहिर इसमें मारा गया। और जब राजा दाहिर मारा गया तो जब राजा दाहिर की पत्नी को ये मालूम चला कि राजा दाहिर मारा गया है, तो राजा दाहिर के मारे जाने के बाद इनकी पत्नी ने क्या कर लिया? तो जौहर, है ना, अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया। जिस प्रकार रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जौहर किया था, सेम उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम से बचने के लिए इनकी पत्नी ने जौहर कर लिया जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। और राजा दाहिर के जो पुत्र थे उनका नाम है जयसिंह। तो जयसिंह कौन है? राजा दाहिर के पुत्र है। और जयसिंह को ब्राह्मणवाद की सुरक्षा के लिए भेज दिया कि आप ब्राह्मणवाद की सुरक्षा करिए। और राजौर का जो युद्ध है वो राजा दाहिर लड़ रहे थे। तो इसी प्रकार ब्राह्मणवाद का संघर्ष अब हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणवाद का संघर्ष। और मेरे प्यारे बच्चों, ब्राह्मणवाद एक स्थान है सिंध क्षेत्र में। देखिए, हमने अभी बताया था कि सिंध क्षेत्र में जो वंश था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो वहां पर एक ब्राह्मण वंश था या ब्राह्मण जाति एक प्रकार से थी। तो ब्राह्मणवाद का यहाँ पे संघर्ष हुआ है। और ये संघर्ष मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच हुआ है? जयसिंह के बीच हुआ, जिसमें जयसिंह एक प्रकार से हार गए। और जब जयसिंह हारे तो हारने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और कहते हैं कि जो राजा दाहिर है, राजा दाहिर की जो दूसरी पत्नी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रानी लाडी। तो रानी लाडी कौन है? ये राजा दाहिर की दूसरी पत्नी है। जबकि जो पहली पत्नी थी उन्होंने तो जौहर की प्रथा जो है वो अपनाई थी। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मुल्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुल्तान पर आक्रमण। तो ब्राह्मणवाद के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। और ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान से इतना सोना लूटा कि मुल्तान को अरब के लोगों ने स्वर्ण गृह कहा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए अरब वासियों ने किसे स्वर्ण गृह कहा? तो आप बताएंगे मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम पहले मकरान, फिर देवल, फिर नेरून, फिर सहवान, फिर शीशम के जाटों पर उन्हें विजय प्राप्त की। उसके बाद उन्हें राजौर का लड़ा, फिर ब्राह्मणवाद का, फिर मुल्तान का। तो एक प्रकार से क्रम वाइज है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किन किन क्षेत्रों पर, सिंध के क्षेत्रों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की है। ये सब सिंध का ही क्षेत्र है। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की कई कहानियां हैं। कुछ कहानियों में एक कहानी ये बताई जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर की दो पुत्रियां, और दो पुत्रियां कौन है? एक का नाम है सूर्य देवी और दूसरी का नाम है परमल देवी।
इन दोनों को खलीफा की सेवा में भेज दिया जाता है और कहते हैं जब खलीफा की सेवा में भेजा गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर की दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को, तो जब ये खलीफा के पास गई तो जो खलीफा थे इस्लाम जगत के, खलीफा को सूर्य देवी ने एक बात बताई कि आपकी सेवा में भेजने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत को लूट लिया है और इज्जत लूटने के बाद वो आपकी सेवा में हमें हाजिर किया है। तो इससे जो खलीफा थे वो नाराज हुए और मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेट कर लाने का आदेश दिया अपनी सेना को, और सेना ने वही काम किया कि बैल की खाल में मोहम्मद बिन कासिम को लपेट कर लेकर आए। कहते हैं दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। और फिर कहा जाता है कि ये जो सूर्य देवी और जो परमल देवी थी, इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा को बताया कि हमने जो आपसे कहा वो झूठ था, क्योंकि हमें तो मोहम्मद बिन कासिम से इन्होंने जो हमारे पिता राजा दाहिर की हत्या की उसका बदला लेना था, जो हम ले चुके हैं। तो फिर कहते हैं कि इन दोनों को खलीफा ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। तो जिस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर नरसंहार किया, सेम उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की भी एक प्रकार से क्या हुई, मृत्यु हुई। तो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो आखिरी पड़ाव पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो आखिरी पड़ाव क्या होगा कि अरब ने जो हम पर हमला किया है उसका प्रभाव क्या रहा। अरबी आक्रमण का प्रभाव। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। काफी बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला देखिए, ऊंट पालन क्या है? ऊंट पालन। अगर अरबी हम पर हमला नहीं करते तो ऊंट पालन हमारे पास नहीं आता। तो जो ऊंट पालन है वो हमने अरबी के आक्रमण के बाद ही सीखा है, क्योंकि अरब का मुख्य पशु क्या है, वो ऊंट ही है। दूसरा देखिए, दूसरा है खजूर। खजूर मुख्य है अरब देशों का, ठीक है, इसलिए खजूर जो है वो भी हमने अरब वासियों के बाद ही भारत में आया। तीसरा देखिए, तीसरा इस्लाम का प्रवेश। क्या है? इस्लाम का प्रवेश। तो भारत में इस्लाम का जो प्रवेश है वो अरब आक्रमण के बाद ही भारत में हुआ। अरब आक्रमण से पहले इस्लाम नाम का कुछ भी नहीं था भारत में। इस्लाम जो है वो अरब आक्रमण के बाद ही भारत में आया है। तो इस्लाम का प्रवेश हुआ। चौथा देखिए, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों जजिया कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जजिया कर। ये जजिया कर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जजिया कर है। आपसे पूछा जाता है कि सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जो जजिया कर है वो जजिया कर किसने लगाया? तो आप बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार से धार्मिक कर है। क्या है? धार्मिक कर है, या मैं इसे कह सकता हूं गैर मुसलमान कर। मतलब मुसलमान को छोड़कर जो भी सिंध क्षेत्र में है उन सबको एक कर देना होगा जिसका नाम है जजिया कर। लेकिन इस जजिया कर में बच्चे, ब्राह्मण, महिला, बुजुर्ग और ये कहा जाता है कि अपंग, अपंग मतलब है दिव्यांग, इन सबको जजिया कर में छूट दी गई थी कि ये सब जजिया कर नहीं देंगे, बाकी जो इस्लाम का नहीं है उन सबको जजिया कर देना होगा। और आपको मालूम होगा कि ब्राह्मणों पर जो सबसे पहले जजिया कर है वो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। ठीक है, तो ये जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की सिंध क्षेत्र में। और जजिया कर है इसको समाप्त किसने किया? इसको समाप्त किया अकबर ने। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया और
इसे दोबारा शुरू किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? इसे दोबारा शुरू किया औरंगजेब ने। तो दोबारा से इसे औरंगजेब ने शुरू किया, लेकिन एक मुगल बादशाह जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला है, तो पूर्णतः इस जज्जगर को समाप्त कर दिया एक प्रकार से किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया, फिर पूरी तरह समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने। और याद करिए, कश्मीर से जो जदिया कर है उसको समाप्त किया था जुनेल आबदीन ने। तो जुनेल आबदीन जो कश्मीर का शासक था, इस कश्मीर के शासक ने कश्मीर से जज्जगर को समाप्त किया, इसलिए जुनेल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। तो काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कश्मीर का अकबर बताइए, तो बताएंगे जुनेल आबदीन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और पढ़ना चाहे तो देखिए, अरब के लोगों ने भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों का अरबी अनुवाद किया। तो अरब के लोगों ने भारत यहां पे आ जाएगा, भारत की प्रसिद्ध पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। अब वो कौन कौन सी थी? तो एक का नाम है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो पंचतंत्र का भी अरब के लोगों ने फारसी में अरबी में अनुवाद करा है, अरब के लोगों ने। इसके अलावा चरक संहिता का भी अरबी में अनुवाद कराया गया। अनुवाद करने के बाद इन्होंने सारा ज्ञान खुद सीखा और फिर अरब से ये ज्ञान यूरोप में गया। तो भारत का ज्ञान जो है वो यूरोप में कैसे जाता है? अरब के माध्यम से जाता है, क्योंकि अरब के लोगों ने सबसे पहले इन सभी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, फिर अरब में जाने के बाद फिर ये यूरोप में जाता है सारा ज्ञान भारत का। एक आखिरी अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो देखिए, आखिरी शब्द क्या है? हिंद। हिंद मतलब है भारत। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम प्रयोग किया अरब के लोगों ने। किसने किया? अरब के लोगों ने किया। और जो और मैं आपको बता दूं कि मानसून का जो वैज्ञानिक अध्ययन वो भी सबसे पहले किसने किया? अरब के लोगों ने ही सबसे पहले मानसून का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जिससे हमें जानकारी मिली कि मानसून के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने चर्चा की कि किस प्रकार भारत पर अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया है। तो अब हम कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एसएससी एमटीएस में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अरब आक्रमण पर। तो आइए चर्चा करते हैं बारी बारी से एक एक प्रश्नों पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? अरबी मुसलमान। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी मुसलमान। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत पर
भारत पर सर्वप्रथम किस मुसलमान ने, किस अरबी मुसलमान ने, भारत पर सर्वप्रथम किस अरबी मुसलमान ने सफल आक्रमण किया? तो सफल आक्रमण किया है तो वो किसने किया है? वो किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुसलमान था। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले बहुत सारे मिशन जो थे वो असफल हुए। मोहम्मद बिन कासिम से पहले जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सब के सब कैसे रहे हैं? असफल रहे हैं। चाहे फिर वो इस्लाम जगत के दूसरे खलीफा उमर हो, जो दूसरे खलीफा उमर थे, उमर के समय भारत पर सबसे पहला हमला 636 में किया गया और 636 में ये मुंबई के नजदीक ठाणे जो है उस पर किया गया था। तो अगर आपसे पूछते हैं भारत पर सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने कब आक्रमण किया, तो सबसे पहला जो अरबी हमला है वो 636 में खलीफा उमर के समय मुंबई के नजदीक ठाणे पर हुआ, जो असफल हुए। फिर आप देखेंगे 711 में फिर उबैदुल्ला और बुदेल भी आएंगे, वो भी असफल हुए। लेकिन पहला जो सफल आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम का है। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो हम बता देंगे 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध क्षेत्र का राजा कौन था? यह हम कह देंगे सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? सिंध क्षेत्र का शासक कौन था? तो कौन आ जाएगा? आप बता देंगे राजा दाहिर। तो राजा दाहिर थे सिंध क्षेत्र के शासक, ठीक है। और जो राजा दाहिर है, राजा दाहिर कैसे शासक है? तो राजा दाहिर मेरे प्यारे बच्चों एक हिंदू शासक है। और ये जो है ये एक प्रकार से ब्राह्मण जाति या ब्राह्मण वंश उस समय सिंध क्षेत्र पर शासन कर रहा था जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया। और राजा दाहिर जो है और मोहम्मद बिन कासिम जो है, इनके बीच जो युद्ध होता है उसे राजौर का युद्ध कहते हैं। राजौर या रावर का युद्ध कहा जाता है। कई जगह ब्राह्मणवाद का एक प्रकार से युद्ध भी कह देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ब्राह्मणवाद का जो संघर्ष हुआ वो वैसे जयसिंह जो इनके पुत्र थे और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। आमतौर पे इस युद्ध को जो कहा जाता है वो राजौर का या रावर का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखिए, राजा दाहिर के पुत्र, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जयसिंह। क्या आ जाएगा? जयसिंह आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
अरबी मुसलमान के आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो देखिए, भारत के जो सिंध क्षेत्र है, उस सिंध क्षेत्र पर जो अरब मुसलमानों का जो आक्रमण है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो हम बता देंगे चचनामा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंध क्षेत्र पर जो अरब मुसलमानों का जो आक्रमण है, उसकी जो विजय है, उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा नामक ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है। आगे चर्चा करें तो देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये नेरून है, मोहम्मद बिन कासिम जो है, उसने नेरून पर हमला किया था और नेरून में किस प्रकार के कि या किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो नेरून जो क्षेत्र है, यहाँ पर किस धर्म से संबंधित व्यक्ति थे? तो हम बता देंगे यहाँ पर है बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे नेरून पर, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो देखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम किसके दामाद थे? तो मोहम्मद बिन कासिम किसके दामाद थे? तो हम बता देंगे अल हज्जाज के। किसके थे? अल हज्जाज के दामाद या भतीजे थे मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इनकी आयु क्या थी? तो इनकी आयु लगभग 17 वर्ष थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या किया है? हमला किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्या है? भारत या मैं कह दूं हिंद, भारत या हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भारत या हिंद की जनता के लिए या जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हम बता देंगे सबसे पहले किसने किया है? अरब ने। तो अरब के जो लोग थे, अरब के लोग, तो अरब के लोगों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया भारत की जनता के संदर्भ में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया है? जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे अरब, गजनी, गौर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वो क्वेश्चन क्या है?
सिंध क्षेत्र पर जजिया कर, सिंध क्षेत्र पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंध क्षेत्र पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तो सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने इस सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। और ये जो जजिया कर है, जजिया कर क्या होता है? जजिया कर गैर इस्लामी कर है। कैसा कर है? गैर इस्लामी कर है। मतलब जो इस्लाम का नहीं है उसे एक कर देना होगा जिसका नाम जजिया कर है। तो कहते हैं कि बहुत सारे हिंदू व्यक्तियों ने इस जजिया कर के कारण इस्लाम में परिवर्तित हो गए। वो कैसे हुए? देखिए, अब जो इस्लाम का नहीं है उसे कर देना होगा जजिया कर। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अब वो गरीब व्यक्ति कर नहीं दे पा रहा है, तो कहते हैं कि जो कर नहीं देगा और जो इस्लाम का नहीं है उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए गरीब व्यक्ति जब ये कर नहीं दे पा रहा था तो डर के मारे उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम में परिवर्तित हो गए। तो देखिए, ये गैर इस्लामिक कर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेंगे कैसा कर, तो बता देंगे गैर इस्लामिक कर है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, दिव्यांग मतलब विकलांग, तो इन सबको परमिशन थी कि ये जजिया कर ना दे। बाकी जो है वो जजिया कर देते थे। तो सबसे पहले भारत में जो जजिया कर लेकर आया वो मोहम्मद बिन कासिम है। इसके हमले से पहले जजिया कर भारत में नहीं था। और अगर हम इस जजिया कर पे बात करें तो याद रखिए हमेशा, इस जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल बादशाह ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था? तो आप बता देंगे ये किया था अकबर ने। और जो जजिया कर है, और जो ये जजिया कर है, इसको दोबारा शुरुआत किसने की? तो जजिया कर की दोबारा शुरुआत ये की थी मुगल बादशाह औरंगजेब ने। तो अकबर ने तो इसे समाप्त किया, लेकिन दोबारा शुरू कर दिया औरंगजेब ने। तो आपसे ये पूछेंगे, बताइए किस मुगल बादशाह ने दोबारा से ये जजिया कर शुरू किया? तो बताएंगे औरंगजेब ने शुरू किया। फिर जो औरंगजेब के बाद जो एक मुगल बादशाह आएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसे पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसे पूर्णतः समाप्त कर देता है। आपको सब बातें याद करनी है। इसके अलावा अगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है? देखिए, कश्मीर से जजिया कर किसने समाप्त किया? कश्मीर के लोगों पर जो जजिया कर लगाया गया था वो किसने समाप्त किया था? वो किया था जुनेल आब्दीन ने। किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? जुनेल आब्दीन ने।
कश्मीर से जो जजिया कर है वो जुनेल आबदीन ने समाप्त किया था, इसलिए जुनेल आबदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए कश्मीर का अकबर कौन है? आप बताएंगे जुनेल आबदीन। देखिए अकबर ने भी जज्जेगर को समाप्त किया 1564 में, और कश्मीर से जज्जेगर समाप्त किया जुनेल आबदीन ने, इसलिए इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपसे जज्जेगर पर पूछी जाती है, तो आपको हमेशा सारी बातें ये याद करनी होती है। और कश्मीर के राजाओं की जो चर्चा है, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो कहां से मिलती है? राजतरंगिणी नामक पुस्तक से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने किस प्रकार से अरब मुसलमानों ने आक्रमण किया उस पर चर्चा की, और उससे बनने वाले जितने प्रश्न थे जो एसएससी एमटीएस में आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने उन पर चर्चा की है। और ये हमारे एसके की 3 पुस्तक है। एक है सामान्य ज्ञान व्रत। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल जो एग्जाम है उन एग्जामों में बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी होती है। तो उसके लिए जो मार्केट में जो सबसे उत्तम पुस्तक है वो एसके की सामान्य ज्ञान व्रत है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तक देखिए, एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक है। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा, जो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए काफी यूजफुल होगी। क्यों यूजफुल होगी? क्योंकि एसएससी जीडी और एमटीएस से 2011 से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, उन्हें हमने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी संकलन किए हुए हैं। और सबसे विशेष बात देखिए इस पुस्तक की क्या है, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाती है। ठीक है, और एक हमारे पास एसके बुक की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो तीनों पुस्तक आप खरीद कर अपने भविष्य के उज्जवल बनाइए। ये तीनों पुस्तक आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी एमटीएस और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।